नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ विजन यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये क्लास रेगुलर 8 बजे आपके सामने आती है। कभी भी आप क्लास देख सकते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे उन चीजों को क्लास में इंक्लूड किया जाए और आपके डाउट जो भी हैं उसका समाधान सॉल्यूशन आपको क्लास में मिल जाए। ठीक है, इस क्लास का उद्देश्य इतना सा है कि आप जो भी बच्चे आगे आने वाले समय में रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रेलवे में जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या आगे प्रश्न कैसे संभावित हो सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। थ्योरी में उम्मीद है कि आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना है आपको, हम बताएंगे आपको। और इस क्लास में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थ्योरी के साथ पीवाईक्यू स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताब से भी पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत से स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्लास के माध्यम से, छोटी क्लास होती है, आधा घंटे की क्लास होती है, इस क्लास में क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। आप कमेंट करके आंसर बताएं और अपना इन्वॉल्वमेंट हमें जरूर बताएं कि आप इन्वॉल्व हो क्लास में, देख रहे हो क्लास को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए। ये हमारी रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 8वें नंबर की क्लास है, 8th क्लास है। इससे पहले 7 क्लास हो चुकी हैं, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में आपको ये सीरीज मिल जाएगी। इससे पहले हमने अभी 3 तारीख को खत्म की है क्या, एसएससी एग्जाम की जो सीरीज थी जीडी एग्जाम को लेकर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा एसएससी जीडी वाली सीरीज को भी पूरा देखें आप, क्विकली फास्ट पे करके देखें उसको। और रेलवे की एग्जाम की सीरीज चली रही है तो जुड़े रहिए, ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आप पढ़िए, अच्छे से बिंदास होकर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। All parallel circles from the equator up to the poles are called, क्या है ये, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्त क्या कहलाते हैं। 21वां प्रश्न, पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर या फिर पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या नन ऑफ द एबव, यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर वो कहलाते हैं, देशांतर के समांतर कहलाते हैं, अक्षांश के समांतर कहलाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां समझिए, मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं। यहां देखो, 1 सेकंड बस देख लीजिए आप, 1 सेकंड देख लीजिए। यहां देखें, ये है आपके सामने, ये छोटा सा मैंने बनाया है, इसको मैं कलर फिल कर देता हूं जिससे आपको ये दिखाई दे। ठीक है, अब मैं इसके मिड में एक लाइन खींचता हूं, मिड में एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन हो गई मिड में आपकी। ठीक है, क्लियर है, ये मिड में लाइन हो गई। इसको बोल रहे हैं क्या, इसको बोल रहे हैं 0 डिग्री, इसको क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री। तो और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इक्वेटर, इसका नाम क्या है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या है नाम दोस्त, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, ये वो रेखा है, वो लाइन है जो हमारी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक और चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। तो ये जो मिड में लाइन है इसको 0 डिग्री बोला गया है और इसका नाम है इक्वेटर। अब इसी के साथ लाइन है इसमें, ठीक है, नीचे भी लाइन है, नीचे भी लाइन है। तो ये क्या है, ये तो हमें फ्रंट पे दिख रहा है कि ये लाइन है, लेकिन यही लाइन पीछे भी तो है, यही लाइन इस अर्थ के पीछे भी तो है, क्योंकि हम तो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको।
पीछे भी तो यही लाइन घूम के जा रही है, तो ये क्या है? सर्किल है। क्या है? सर्किल है। ठीक है, तो यहां इनके नाम दे दिए, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं यहां पे। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भाई। अब देखो यहां, इसको बोलते हैं, ये है आपकी कितनी? 23.5 डिग्री। इसको बोलेंगे क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और यहां है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे क्या? आर्कटिक सर्किल। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। वैसे ही 0 डिग्री से नीचे आए तो यहां पे भी 23.5 डिग्री साउथ होगी, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे इसको। और इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। ये है 66.5 डिग्री। ठीक है भाई। तो ये सर्किल ना पीछे भी है, तो वही का पूछा जा रहा है कि ये जो पैरेलल सर्किल है, ये एक दूसरे के जो समानांतर वृत्त हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्त पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहलाएंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना? अक्षांश के समानांतर रेखाएं, समानांतर वृत्त कहलाएंगे ये। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इसको। तो ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आगे देखें, व्हाट इज मीन्ड बाय लैटिट्यूड? अक्षांश का मतलब क्या होता है? अब सिंपल सा प्रश्न पूछा है आपसे, अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? तो पढ़िए, भूमध्य रेखा के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी, या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी, या उत्तरी ध्रुव से दूरी या दक्षिणी ध्रुव से दूरी। तो एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, यहां देखिए पीछे वाले पे चलते हैं हम। यहां देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यहां मिल जाएगा आपको। ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो किधर जा रहे हैं? नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं। तो यहां देखो, यहां ध्यान से देखेंगे आप, एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ की तरफ एंगुलर डिस्टेंस। तो यहां देखो, ये है मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट। अगर इस लैटिट्यूड की हम डिस्टेंस देखें तो ऐसे एंगल बन रहा है ये वाला। अगर इसकी देखें तो ऐसे एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये एंगुलर डिस्टेंस है ना नॉर्थ या साउथ की तरफ। इधर ऐसे इस साइड बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा कोण। तो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही तो कोण बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ की साइड या नीचे साउथ की साइड जो डिस्टेंस बन रही है, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो आई होप ये चीज यहां क्लियर हो गई होगी आपके, है ना? आगे देखें, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच कंट्री? प्राइम मेरिडियन जो है किस देश से पास होता है? प्राइम मेरिडियन किस देश से पास होता है? तो यहां एक बार फिर से मैं बनाता हूं, एक बार फिर से बनाता हूं मैं। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। यहां देखो, ये ठीक है। अब यहां अभी तो लैटिट्यूड में हमने वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट लाइन खींची थी। प्राइम मेरिडियन जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है या साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो एक लाइन यहां हम खींचेंगे, ये लाइन, ये लाइन हमने खींची। इसे बोलेंगे क्या? 0 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री लाइन, ऐसे जिग जैग करती हुई। ये 180 डिग्री लाइन हो जाती है पीछे वाली, और ये फ्रंट वाली 0 डिग्री लाइन।
तो प्राइम मेरिडियन जो है, इस 0 डिग्री वाली लाइन को क्या नाम दिया गया है? प्राइम मेरिडियन। इस 0 डिग्री वाली लाइन को क्या नाम दिया गया है? प्राइम मेरिडियन लाइन दिया गया है। तो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन कहां से पास होती है, कहां से गुजरती है? तो ये इंग्लैंड से गुजरती है। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। ग्रीनविच नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, है ना। यहां पे है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। क्या है यहां पर? यहां पर है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी, यहां पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में। और ये ग्रीनविच जो जगह है वो कहां है? इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड से ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन गुजरती है। इंग्लैंड से ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन गुजरती है। अब बात आती है इंग्लैंड से ही क्यों गुजरती है। तो देखो भाई, इंग्लैंड, क्योंकि इसे टाइमलाइन बोला जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन। तो ये क्या है, इंग्लैंड को समय की ज्यादा जरूरत थी उस समय ना। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ है और वो व्यापार करना शुरू उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, है ना, अपना सामान बेचना यूरोप के अन्य देशों में। तो यहाँ पे इंग्लैंड को समय की ज्यादा जरूरत थी, यहां से पास की गई है ये लाइन। और क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, कोई फिजिकल लाइन तो है नहीं, इमेजिनरी लाइन है। बस अभी आप याद रखें, इंग्लैंड से निकली है रॉयल ऑब्जर्वेटरी से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वाली लाइन, और इसके जस्ट पीछे है 180 डिग्री, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाती है, इधर से उधर जाएंगे या उधर से इधर तो डेट चेंज हो जाती है। इसलिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग है, पूरी एकदम सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि इस 180 डिग्री वाली लाइन को जो गुजारा गया है वो आपका वाटर बॉडी से होकर गुजारा गया है, पानी से होकर गुजारा गया है, जमीन से होकर नहीं गुजारा गया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे जमीन से होकर गुजारा जाए तो एक देश के बीच में से ये निकलेगी तो उस देश में 2 डेट हो जाएंगी एक ही टाइम पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो पानी से होकर निकाला है, तो जहां जहां जमीन आई, लैंड आई, वहां से उसे बचा दिया और पानी से निकाल दिया, इसलिए ये जिगजैग है। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। आगे देखें हम। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस है क्या? लीड बैंकिंग स्कीम। लीड बैंकिंग स्कीम क्या है? एलबीएस क्या है? लीडिंग बैंकिंग स्कीम। क्या है? लीडिंग बैंकिंग स्कीम है एलबीएस। क्या है एलबीएस? लीडिंग बैंकिंग स्कीम है। ध्यान रखेंगे। तो इसे आरबीआई के द्वारा बहुत पहले शुरू किया गया था 1964 में। इस स्कीम को आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था 1964 में। अब आरबीआई है क्या? तो आरबीआई है इंडिया की सेंट्रल बैंक। क्या है आरबीआई? इंडियाज सेंट्रल बैंक। आरबीआई क्या है? इंडियाज सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। और इसके अलावा आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट इन इंडिया। भारत में मुद्रा बाजार का नियामक कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट की जब हम बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में एक तो मनी मार्केट आ जाता है, एक तो मनी मार्केट आ जाता है ना, और दूसरा आ जाता है कैपिटल मार्केट। दूसरा क्या आ जाता है? कैपिटल मार्केट आ जाता है। तो ध्यान रखना, इसे बोलेंगे मुद्रा बाजार, इसे बोलेंगे मुद्रा बाजार, और कैपिटल मार्केट को बोलेंगे पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट को बोलेंगे पूंजी बाजार। तो जिस प्रकार मुद्रा बाजार की रेगुलेटर आरबीआई है, उसी प्रकार कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया।
आगे, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्त? लोकसभा के अध्यक्ष को, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, या 2/3 मेजॉरिटी, या ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के ऑर्डर पे, या सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो 25वां प्रश्न है आपके सामने। तो ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर को अगर पद से हटाना है तो एक रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और वो भी मेजॉरिटी से, हाउस के मेंबर्स की मेजॉरिटी से। तो लोकसभा का एक प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ हो तो सदन के सदस्यों के द्वारा, है ना, सदन के सदस्यों के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित हो जाए तो स्पीकर को फिर हटा दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये किससे होता है? रूलिंग पार्टी से होता है। किससे होता है? रूलिंग पार्टी से होता है ना, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की तरफ से ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, और जाहिर सी बात है ये वही बनेगा जो लोकसभा का चुनाव जीतकर आया है। लोकसभा का चुनाव जो जीता है उसी में से एक को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, और लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा के मेंबर में से ही बनता है, लेकिन जनरली ये अपोजिशन पार्टी से बनाया जाता है, यानी कि कांग्रेस से है अभी, है ना, अपोजिशन पार्टी से बनाया जाता है। ठीक, एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो लोकसभा नाम 1954 में आया, अगस्त 1954 में। उससे पहले इसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था, हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था। ठीक है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 26वां प्रश्न। तो देखो भाई, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। कब? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्कीम शुरू होती है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में ही चीजें बने, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को होती है, किसके द्वारा? सर ए ओ ह्यूम के द्वारा, सर ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद सबसे पहले चेयरमैन व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, सबसे पहले चेयरमैन व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, कौन सा वो कांग्रेस का सत्र था, अधिवेशन था, कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनी? एक महिला बने। कलकत्ता सेशन, गया, इलाहाबाद या लखनऊ सेशन? जल्दी से बता दें भाई, जल्दी से बता दें। तो ये 32वां सेशन दिसंबर 1917 में हुआ, 32वां सेशन दिसंबर 1917 में हुआ। ठीक है,
32वां सेशन दिसंबर 1917। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। और यहां पे एनी बेसेंट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष बनी। आपको पता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं ये। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं ये, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की, ये रूसी महिला थी। मैडम ब्लावत्स्की ने की थी न्यूयॉर्क में। बाद में फिर इसका जो हेडक्वार्टर है, पहले न्यूयॉर्क और बाद में फिर लाहौर लाया गया। और लास्ट में आके एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं। कौन बनती हैं? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बन जाती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की। क्लियर? राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इस क्या है? ये जो शिक्षा का अधिकार है जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। तो ये है क्या एक्चुअली? क्या है ये? 29, जल्दी से बताएं। 29 तो देखो टीपीएसपी में तो था, लेकिन ये राइट टू एजुकेशन क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये डील करता है राइट टू एजुकेशन से। ये डील करता है राइट टू एजुकेशन से, शिक्षा के अधिकार से। तो शिक्षा का अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, क्योंकि ये देखिए अमेंड हुआ है, यानी कि संशोधन होकर जोड़ा गया है इसको, तो इसके लिए भारतीय संविधान में 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। संशोधन हुआ कब? सन 2002 में। और इसके जरिए जो है आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट का ये काम होगा कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा दे। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज शुड बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट टू द ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स। क्लियर? ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर, पंचायती राज सिस्टम भारत में शुरू किया गया किसके तहत? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इलेक्शन कमीशन एक्ट। बताओ भाई, पंचायती राज। तो देखो भाई, पंचायती राज व्यवस्था, तो देखो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसका है? डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत होनी चाहिए, ये डीपीएसपी में बोला गया है। तो पंचायती राज सिस्टम की नींव कहां पर रखी है? डीपीएसपी में रखी है। ठीक, अगर हम बात करें और थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से कॉपी किया है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से कॉपी किया है। आयरलैंड में कहां से आया था? स्पेन से आया था। कहां से? स्पेन से। हमने आयरलैंड से लिया है।
डीपीएसपी भाग 4 में आते हैं। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो 36 से लेकर 51 तक हैं और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल हैं। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट नहीं करती है सरकार तो सरकार की शिकायत नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये है डीपीएसपी जो कि वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करती है। अब देखिए ये करंट की न्यूज है आपकी। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं ये, 2002 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनकी ऑफिस में काम कर रहे हैं और 2020 से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपके जितेंद्र पाल सिंह। क्लियर। अगर हम कैरियर की बात करें तो अपने राजनयिक कैरियर के दौरान सिंह ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। जैसे पाकिस्तान में उप उच्च आयुक्त, डेप्यूटी हाई कमिश्नर के तौर पे पाकिस्तान में काम कर चुके हैं इंडिया की तरफ से 2014 से 19 तक। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं काबुल में पोस्टिंग हुई इनकी 2008 से 2012 तक, तो यहाँ पे अफगानिस्तान में सेवा दी जब भारतीय दूतावास पर 2 बड़े आतंकी हमले हुए। इस दौरान उन्हें संकट प्रबंधन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ है। हाल के वर्षों में सिंह पाकिस्तान के साथ ट्रैक 1.5 वार्ताओं में सक्रिय रहे हैं और अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद अफगान तालिबान शासन के साथ बातचीत में मंत्रालय के मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी बैठकों में आगे उच्च स्तरीय वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया, जिनमें इस महीने दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी के बीच बैठक शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ध्यान रखना है ये। तो दोस्त फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्टडी करते रहिए, स्टडी से डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।